अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज जज साहब ने सबसे पहली फाइल हमारी ही केस की खोली। कुछ लम्हे वो फाइल की वर्क गर्दानी करते रहे, फिर उन्होंने सरदार अली बेग की तरफ देखते हुए कहा, जी वकील साहब, आप अपनी मौकला के मौक़िफ़ में और क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ इतना जनाबे वाला कि इन तमाम सबूतों की मौजूदगी में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं रह जाता। एक शख्स जिसके बाल बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन उसकी ज़्यादातर मसरूफियात पाकिस्तान में हैं, अपनी सहूलत के लिए अगर कानूनी तौर पर एक और शादी कर लेता है तो ये कोई जुर्म नहीं, उसे इसका हक हासिल है और फिर इसके इंतकाल के बाद उसकी बेवा और बच्चों का भी पूरा हक होता है कि वो उसके असासों के हिस्सेदार बने। बात बड़ी मामूली सी है जो बगैर किसी तनाज़े के हल हो सकती थी, लेकिन मोहतरमा अफशा बेगम इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि उनके शोहर ने दूसरी शादी की थी और ये उनके बच्चे हैं और ये उनकी बेवा। हम अदालत आलिया से यही गुजारिश करते हैं कि मरहूम इम्तियाज़ अहमद की दूसरी बीवी को उनका जायज़ हक दिला दिया जाए और उनके जायज़ होने के तमाम सबूत अदालत में पेश कर दिए गए हैं। ठीक है, आप बैठिए। जी वकील साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है? इस बार जज साहब ने ज़ाहिर हुसैन को मुखातब करके कहा। ज़ाहिर हुसैन ने तमाम आदाब को मलहूज़ रखते हुए कहा, हजूर वाला, ये एक दिलचस्प केस है जिसमें एक शख्स की मौत के बाद ये मालूम करदा कि वो बेपनाह दौलत और जायदाद का मालिक है। एक ऐसी खातून उनकी बेवा की हैसियत से मंजर आम पर आईं जिनसे उनका कभी कोई तअल्लुक़ नहीं था। जनाबे वाला, ये एक बड़ी दिलचस्प रूदाद है और एक ऐसा जुर्म जो काबिल दस्ती अंदाजी पुलिस है। जायदाद और इसके हिस्से बेशक एक बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुहतरमा अफशा बेगम ज़ौजा इम्तियाज़ अहमद मरहूम को इस बात का कलक है कि उनके शोहर के नाम के साथ एक बेबुनियाद स्कैंडल बनाया गया और उनके किरदार को दागदार किया गया। मोहतरमा अफशा बेगम को सबसे बड़ा एतराज़ यही है और उनका मौक़िफ़ है कि उनके शोहर की किरदार कशी की सज़ा हुमा खातून को दी जाए। जनाबे वाला, उन्होंने तमाम कानूनी निकात को सामने रखते हुए पुलिस के एक अफसर आला को इस सिलसिले में तहकीकात की दरख्वास्त की और अफसर आला नादिर खान साहब ने शदीद मेहनत करके इस सिलसिले की छानबीन की और बहुत से हक़ाइक़ सामने लाए। मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि नादिर खान को उनकी तहकीकात की तफसील पेश करने की इजाज़त दे दी जाए। अगर नादिर खान कमरा अदालत में मौजूद हैं तो कटहरे में आएँ। जज साहब ने हुक्म दिया। नादिर खान पुलिस की वर्दी में अपनी जगह से उठकर आ गया और उसने सल्यूट किया। फिर वो कटहरे में जा खड़ा हुआ। वकील सरदार अली बेग के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ देखे जा सकते थे। नादिर खान कटहरे में पहुंचा और उसने कहा, जनाबे वाला, मोहतरम अफशा साहिबा की तरफ से मुझे एक दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें उन्होंने पुलिस से अखबारात में छपने वाली इस खबर के बारे में तफ्तीश की ख्वाहिश का इजहार किया और मैंने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी। ऑब्जेक्शन मीलाड, सरदार अली साहब ने मुदाखलत करते हुए कहा, क्या नादिर खान साहब इंस्पेक्टर जनरल लगे हुए थे या पुलिस कमिश्नर थे या कोई और ऐसी बड़ी हैसियत के मालिक थे कि ये दरख्वास्त सिर्फ उन्हीं से की गई? आखिर ये दरख्वास्त उनसे ही क्यों की गई और इंस्पेक्टर साहब ने इतनी आसानी से इसमें दिलचस्पी क्यों ली? क्या इंस्पेक्टर नादिर खान इस बात का जवाब देंगे? जी हजूर वाला, कानूनी कैदी नहीं है कि अपने इख्तियारात के दायरे में रहकर अच्छे ओहदे की शिनाख्त करता फिरे। उन लोगों से मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं और मैं कानून के दायरे में रहकर उनकी मदद करता रहता हूँ। जनाबे वाला, इन ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्होंने कानून से दरख्वास्त की थी कि इस सिलसिले में उनकी मुआवनत की जाए और मैं ये समझता हूँ कि यह कोई ऐसा नाजायज़ अमल नहीं,
मैं खुद अदालत आलिया से यह सवाल करता हूँ कि क्या कानून के किसी सिपाही से जबकि वो गश्त पर निकला हुआ हो किसी मजलूम की तरफ से मदद तलब की जाए तो क्या वो सिपाही उस वक़्त मजलूम की मदद करने की बजाय अफसरान बाला की तरफ दौड़ता फिरेगा कि वो किसी मजलूम की मदद करे या ना करे। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ जनाबे वाला, क्या मैंने इस दरख्वास्त पर अपने तौर पर तहकीक करके कोई गैर कानूनी अमल किया है? नहीं, कानून का और अपने अहदे का हलफ उठाने वाले हर शख्स को ये हक हासिल है कि अगर वो किसी गैर कानूनी अमल को होता हुआ देखे तो फौरी तौर पर मुदाखलत करे। शुक्रिया जनाबे वाला। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने इस सिलसिले में तहकीकात की। सबसे पहले जब मैंने खातून हुमा को देखा तो मुझे यूँ लगा जैसे ये चेहरा किसी तौर मेरा शनासा हो। मेरा जहन उसी कुरीद में लग गया कि ये चेहरा मेरा शनासा क्यों है। इस पर भी मैंने बहुत काम किया और आखिरकार मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस चेहरे से मुझे शनासाई क्यों महसूस हुई। हुमा खातून का असल नाम ताजूर जहां है। ये खासे अरसे से मॉडलिंग कर चुकी हैं। इसके अलावा स्टेज आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। मोहतरमा ताजूर जहां ने मॉडलिंग की दुनिया में कोई ख़ास नाम नहीं कमाया और ना ही ये स्टेज आर्टिस्ट की हैसियत से बहुत ज़्यादा मकबूल रहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अरसा इस तरह ज़रूर गुजारा। फिर उसके बाद ये एक ताइफे के साथ लंदन गईं। लंदन में अहमद यार खान नामी एक पाकिस्तानी के साथ इनकी शादी हो गई। उन्होंने कुछ अरसा इस शख्स के साथ गुजारा और उसके बाद अहमद यार खान से तलाक हासिल कर ली। जनाबे वाला, इसके बाद ये रूपोश हो गईं। खासा अरसा उन्होंने गुमनामी की हालत में बसर किया और हमें इस सिलसिले में कोई मालूमात नहीं मिल सकी कि इसके बाद ये कहाँ गायब हो गईं। लेकिन फिर अचानक ही नमूदार हुई और हुमा खातून की शक्ल में नमूदार हुई। जनाबे वाला, ये तमाम तफसीलात मैंने मोहतरम ज़ाहर हुसैन को पेश कर दी। वकील साहब बराह करम अदालत आलिया को मेरी फराहम करदा मालूमात पेश कीजिए। ज़ाहर हुसैन ने पहले तो कुछ फ़ोटोग्राफ जज साहब के सामने रखे। ये ताजूर जहां या मौजूदा हुमा खातून के मॉडलिंग के फ़ोटोग्राफ थे। उसके बाद उनकी स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में भी बहुत सी तस्वीरें जो यकीनन खासी पुरानी थी अदालत के सामने पेश की गईं। फिर अहमद यार खान और ताजूर जहां की शादी की तस्वीरें जो लंदन के किसी रसाले में छपी थी और उनके नाम के साथ छपी थी अदालत को पेश की गईं। और उसके बाद उस तलाकनामे की नकल भी जो लंदन ही की एक अदालत में हुई थी। जज साहब के चेहरे के तासरात बदलते जा रहे थे। वो ये तस्वीरें देख रहे थे। सरदार अली बेग का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। नादर खान ने कहा, हजूरे वाला, ये तीनों बच्चे हुमा खातून या ताजूर जहां बेगम के बच्चे नहीं हैं। ये इनकी बहन रजिया बेगम की हैं जो बेवा हैं और एक दफ्तर में काम करती हैं। मैंने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा और एक शरीफ ख़ानदान की भरपूर मदद करते हुए रजिया बेगम से भी राब्ता कायम किया जो एक दूसरे शहर में रहती हैं। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद करें। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा कि अगर उन्होंने हकीकत अदालत के सामने नहीं बयान की तो एक जुर्म की मुआवनत में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और एक शरीफ खातून हैं और बड़ी शराफत के साथ बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरी दरख्वास्त पर वो मेरे साथ आईं और इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं। मुझे इजाज़त दी जाए कि उन्हें अदालत के सामने पेश करूं। इजाज़त है, जज साहब ने कहा। जो खातून बुरके में अंदर आईं उनके चेहरे के नक्श हुमा खातून या ताजूर जहां से मुकम्मल तौर पर मिलते थे। रजिया बेगम को कटहरे में लाया गया। हलफ उठाने के बाद ज़ाहर हुसैन ने उनसे सवालात किए। रजिया बेगम, क्या ये तीनों बच्चे आपके हैं? हाँ, रजिया बेगम के मुंह से गहरी सांस के साथ निकला। ये बच्चे ताजूर जहां बेगम ने आपसे क्या कह कर लिए थे? कुछ कहकर नहीं, वो खाला हैं। उन्होंने मोहब्बत से बच्चों को अपने पास बुलाया, उनके साथ अच्छा सलूक किया तो वो उनके पास आ गए। वो मेरे पास आते जाते रहते हैं। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो बच्चों को किस सिलसिले में इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं, अगर ऐसा मुझे पता चल जाता तो मैं अपने बच्चों को मुजरम बनाना पसंद ना करती। ये आपकी बहन ताजूर जहां ही हैं। हाँ, ये ताजूर ही है। सबके चेहरे अजीब से हो गए थे। सरदार अली बैग गर्दन लटकाकर बैठ गए। जज साहब के चेहरे पर गुस्से के तासरात थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, और अब ये तमाम सबूत देखने के बाद
मैं समझता हूँ कि केस को मजीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि अफशा बेगम की जायदाद सिर्फ उनके बच्चों ही में रहे और इन्हीं के नाम रहे। इस सिलसिले में किसी का दावा जुर्म है और ये जुर्म ताजुर जहां ने किया है। अदालत हुक्म देती है कि ताजुर जहां को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनके इस जुर्म के सिलसिले में मुकदमा कायम किया जाए। नादर खान को हदायत की जाती है कि ताजुर जहां को अपनी तहवील में ले ले और उनके खिलाफ चालान पेश करें। अदालत बर्खास्त की जाती है। हम सब दंग रह गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, मामा की आंखों से आंसू रवां हो गए। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह शुक्र गुजार हूँ तेरी के मेरे मरहूम शोहर का भरम कायम रहा। वो एक साहब करदार इंसान थे और उनके नाम पर लगाया हुआ ये दाग आखिरकार दुश्मन के मुंह पर मुंतकिल हो गया। उन्होंने नफरत भरी निगाहों से सरफराज भाई को देखा जिनका सर झुका हुआ था। नादर खान ने आगे बढ़कर ताजुर जहां को अपनी तहवील में ले लिया। तीनों बच्चे खुद दौड़कर रजिया बेगम के पास चले गए। सब लोग कमरे अदालत से बाहर निकल आए। ताया अबू वगैरह मामा को मुबारकबाद दे रहे थे। सरफराज भाई दूर खड़े हम सबको देख रहे थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनके लिए हमारे दिलों में अब कोई गुंजाइश नहीं रही थी। ताजुर जहां को एक तरफ खड़ा कर दिया गया। नादर खान ने कुछ सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी। रजिया बेगम ने नादर खान से दरख्वास्त की, मैं इससे मिल सकती हूँ? जी हाँ, आप मिल लीजिए इनसे। नादर खान ने इजाज़त दे दी और रजिया बेगम ताजुर जहां की तरफ चल पड़ी। मैंने नादर खान से कहा, नादर खान, इस शरीफ औरत को जो शक्ल ही से गरीब लगती है थोड़ी सी रकम दे दो। ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, बाद में मुझे तुमसे इसका पता दरकार होगा। मैं इसकी माली मदद करना चाहता हूँ। बहुत गरीब है, नौकरी करके वक्त गुजार रही है, लेकिन इस वक्त हमारी बेहतरीन मददगार साबित हुई। मैंने जेब से खासे नोट निकालकर नादर खान को दे दिए। नादर खान ने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर वो दांत पीसता हुआ बोला, अब ये खातून बताएंगी कि हुमा खातून किसने बनाया। शहाब साहब, अब आप नादर खान का कमाल देखिए। इसे अब ताहरा खानम का नाम लेना होगा। हम सब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ताई जान बहुत फितना परवर थी, लेकिन उन्होंने नादर खान की तौहीन करके एक अजाब मोल ले लिया था। नादर खान उन्हें हर कीमत पर फांसना चाहता था। मैंने एक खदशे की बिना पर नादर खान को एक तरफ ले जाकर कहा, आप बेहद ज़हीन और दूर रस हैं नादर खान, लेकिन मैं एक खदशे का इजहार करना चाहता हूँ। क्या आपको चांद खान की मौत याद है? चौधरी अरफान को भी आप नहीं भूले होंगे। आपकी तहवील में ताजुर जहां की मौत भी वाक़या हो सकती है। मेरे इन अल्फाज का खातर ख्वाह रद्द अमल हुआ। नादर खान का चेहरा फीका पड़ गया। कुछ लम्हे वो सोच में डूबा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, यार वाकई कभी कभी इंसान किसी वक्ती कामयाबी से इतना सरशार हो जाता है कि सामने की बातों का ख्याल भी नहीं रहता। ये खदशा तो पूरी तरह मौजूद है, क्योंकि मद्दे मुकाबल पुरइसरार कुव्वतों का मालिक भी है। कुछ करना होगा, बल्कि बहुत कुछ करना होगा। आपको फुर्सत मिल जाए तो बराह करम कुछ वक़्त हमें दें, बहुत सी बातें करनी है। ज़रूर मुझे आपके दादा अबू की बीमारी के बारे में भी मालूम है। अफसोस उनकी अयादत के लिए हाजिर नहीं हो सका। खैर, अब ज़रा ताजुर जहां से दो दो हाथ कर लूँ, उसके बाद मिल बैठेंगे। फिर हम सब वापस चल पड़े। सरफराज भाई उस वक़्त तक खड़े हमें देखते रहे जब तक हम वापस ना चल पड़े। ना जाने वो क्या चाहते थे। और फिर तीसरे दिन नादर खान का फ़ोन मौसूल हुआ। शहाब बोल रहे हैं, जी नादर खान साहब, खैरियत? हाँ, खैरियत ही समझें, वही हुआ जो होना चाहिए था। ज़मानत करा ली गई है ताजुर जहां की। ज़मानत हो गई? हाँ, और केस मुझसे वापस ले लिया गया। एक बहुत ही आला शख्सियत ने भरपूर मदाखलत की है। मैंने शदीद मज़ाहमत की, लेकिन अफसरान बाला के सामने मेरी नहीं चल सकी। ज़मानत मंजूर होते ही उस आला शख्सियत की जानब से कुछ अफराद ताजुर जहां को लेने पहुंच गए और उसे अपने साथ ले गए। बहरहाल मैं ज़ैर आताब हूँ। नादर खान से मुँह से ये सब कुछ सुनकर मैं भी अफसुर्दा हो गया। नादर खान, आपने जो कुछ किया है हमारे लिए, उसका शुक्रिया अदा करके हम आपके एहसान की तौहीन नहीं करना चाहते। बहरहाल अपना ख्याल रखिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरे मरहूम पापा के चेहरे से गलाजत साफ कर दी, लेकिन मेरा चेहरा गलाजत में बुरी तरह लुथड़ा हुआ है। मेरा ज़मीर उस वक़्त तक
सकून नहीं पा सकता जब तक कि तहरा खानम मेरी गिरफ्त में ना आ जाएं। नादर खान ने सिलसिला गुफ्तगू खत्म कर दिया। ये बात बिल्कुल साफ थी कि हुमा खातून या तजूरे जहां की जमानत कराने में ताई जान ही का हाथ है। उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके ये काम करा लिया। बहरहाल मैं काफ़ी अफसुर्दा था। मुख्तसर अल्फाज में ताया अबू और मामा को नादर खान के इस फ़ोन के बारे में बता दिया। दूसरी रात बड़ी तन्हा थी। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ मैं अर्जमंद को याद कर रहा था। थोड़ी देर पहले ही टेलीफोन पर उससे बात हुई थी और बहुत से जो मैनी जुमले अदा किए गए थे। मैं इन्हीं जुमलों पर गौर कर रहा था। दिल पर कुछ बोझ सा सवार हुआ तो मैं अपनी जगह से उठकर बाहर निकल आया। बाहर का माहौल हमेशा ही सनसान हुआ करता था। बेतरतीब दरख्त और लंबी झाड़ियां भयानक मंजर पेश करती थी। सोने पर सुहागा वो खौफनाक इमारत जो आतिशज़दगी के बाद और तारीक हो गई थी। लेकिन रोज़े अव्वल से ही मैं इस माहौल से खौफजदा नहीं था। पता नहीं क्यों पे दर पे पेश आने वाले इन वाक़यात ने भी मुझे दहशत का शिकार नहीं किया। मैं इस नादीदा मखलूक से बराह रास्त बरसरे बेकार रहता। पिछले दिनों रातों को 2-2 बजे तक मैं और अर्जमंद बाहर बैठे बातें करते रहते। अक्सर झाड़ियों में सरसराहटें सुनाई देती तो अर्जमंद चौंक पड़ती। ये कैसी आवाज़ है? होगी फिक्रमंद क्यों हो? अरे ये सांप भी हो सकते हैं। ज़मीन अल्लाह की है, उसकी मखलूक कहीं भी रह सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन ये मखलूक ख़तरनाक भी हो सकती है। वैसे ये जगह इतनी अच्छी है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हर तरफ फूल ही फूल खिला दूं। इस बात का मुझे यकीन है। इस बात का, फूल खिलाने का। मेरे दिल का वीराना भी गुलजार बन चुका है। इतने फूल कभी हैं खिले थे? अर्जमंद शर्मा गई थी। उन्हीं बातों को याद करता हुआ मामा के कमरे के सामने से गुजरा तो ऐसे ही उन्हें देखने को दिल चाहा। दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और फिर कमरे में दाखिल हो गया। मामा की तेज सांसें उभर रही थी। दूसरी तरफ अपने बिस्तर पर दानिया सो रही थी। अचानक मुझे कुछ बदबू का सा एहसास हुआ, बिल्कुल वैसे ही बदबू जैसे पहले महसूस की थी। और उसके बाद दानिया खतरनाक हालात का शिकार हो गई थी। मैं चौंक पड़ा और मेरे कदम तेजी से दानिया के बिस्तर की तरफ उठ गए। बदबू 100% दानिया के बदन से आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने झुककर करीब से दानिया का चेहरा देखना चाहा तो अचानक उसकी आंखें खुल गईं और मैंने पूरे होशो हवास के आलम में देखा कि दानिया की आंखों में चमकने वाले सितारे गहरे सुर्ख थे। अभी मैं इस बात पर गौर कर ही रहा था कि अचानक उसका दाहिना हाथ उठा और उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैं एक लम्हे के लिए नर्वस हो गया। मैंने उससे गिरेबान छुड़ाने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक खौफनाक आवाज निकली जो दानिया की आवाज बिल्कुल नहीं थी। वो बोली, कुछ भी हो सकता है, समझे, कुछ भी हो सकता है। आवाज खासी जोरदार थी। मैंने घबराकर मामा की तरफ देखा। वो बदस्तूर गहरी नींद सो रही थी। दानिया ने मेरा गिरेबान नहीं छोड़ा था। अचानक ही वो उठकर बैठ गई और मैं पीछे हटा तो वो मेरे साथ ही खड़ी हो गई। समझे, तुम अपने आप को इतना आगे ले जाने की कोशिश मत करो, वरना जो कुछ होगा उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर उसने मुझे धक्का दिया और अचानक ही मेरे अंदर गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। ये अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया कि दानिया इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक बदरूह दाखिल हो चुकी है। मैं दांत पीसकर आगे बढ़ा। बदरूहों से मैं वैसे भी नहीं डरता था। मैंने दानिया की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने एकदम से सामने छलांग लगा दी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, चुनाचा मैं भी तेजी से दरवाजे की जानिब दौड़ा। दानिया राहदारी में भाग रही थी। मैंने उसे पुकारना मुनासिब नहीं समझा, अलबत्ता रफ्तार तेज कर दी, लेकिन दानिया लंबी लंबी छलांगे लगा रही थी। कुछ लम्हों के अंदर वो राहदारी के बाहर वाले दरवाजे से बाहर कूद गई और फिर मैंने उसी का रुख उस वीरान इमारत की जानब देखा जो इस वक्त भी तारीक पड़ी हुई थी। वो जितनी तेज दौड़ रही थी, मैं भी अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। फिर अचानक ही वो जली हुई इमारत में दाखिल हो गई। मेरे अंदर उस वक्त जनून बेदार हो गया। मैं सोचे समझे बगैर खुद भी उस इमारत में दाखिल हो गया।
लेकिन अंदर कदम रखकर मैं हैरान रह गया। वही इमारत थी, बिल्कुल साफ सुथरी, जबकि आज दिन की रोशनी में मैंने उसमें जले हुए जाट झंकार देखे थे, लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल साफ शिफाफ पड़ी हुई थी और उसमें मदम मदम रोशनी हो रही थी। दानिया यहाँ नजर नहीं आई, लेकिन मैंने कुंडे वाला दरवाजा खुला हुआ देखा। लाजमी बात थी कि वो इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। चुनाचा मैंने भी उस तरफ छलांग लगा दी और अब मैंने उसे आवाज दी, दानिया रुक जाओ, सामने आओ मेरे, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे सामने आओ दानिया। ये कहकर मैं तय खाने में दाखिल हो गया। तय खाना उस वक्त पूरी तरह रोशन था और मेरे सामने ही एक कवि हैकल शख्स खड़ा हुआ था। उसका चेहरा खुला हुआ था, लेकिन उसके नकूश और उसकी कैफियत इंसानी नहीं थी। चढ़ी हुई भुएं, लंबे लंबे मूछें और अजीब सा लिबास। उसकी पेशानी पर शिकनें पड़ी हुई थी और वो खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, जाओ भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। मैंने दांत कचकाकर उसे देखा। थोड़े ही फासले पर एक लंबी और मजबूत लकड़ी पड़ी हुई थी। मैंने लपक कर वो लकड़ी उठा ली और अमकान था कि एक लम्हे के अंदर मैं उस लकड़ी से उस शख्स पर हमला कर देता कि अचानक ही मैंने देखा लकड़ी के दोनों सिरे लटक गए हैं। उसका दरमियानी हिस्सा मेरे हाथ में था, लेकिन उसके सिरे लटक गए थे। फिर मैंने उस दरमियानी हिस्से को भी बिल्कुल नरम और लजलजा पाया। दूसरे लम्हे उसका एक और सिरा ऊपर उठा और चौड़े फन की तरह फैल गया। साथ ही उसके मुंह से एक खौफनाक फुंकार निकली थी और फुंकार के साथ ही कुछ चिंगारियां भी। असूली तौर पर मुझे उससे खौफजदा हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से की आखिरी हदों को छू रहा था। मैंने आगे बढ़कर वो लकड़ी या वो सांप जो मेरे हाथ में मौजूद था और फुंकार रहा था, पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। मुझे एक हौलनाक चीख सुनाई दी जो किसी मर्द की थी। साथ ही अचानक ही तय खाने रोशन हो गए। रोशनी तो पहले भी थी, लेकिन इस वक्त यूं लग रहा था जैसे हजारों बल्ब रोशन हो गए हों। उस रोशनी में मुझे वहां लातादाद अफराद खड़े हुए नजर आए। ये वही स्याह लिबादा पोश थे। उनके सामने खरातून बेनकाब नजर आ रहा था। खरातून की आंखें इस वक्त भी बल्ब की तरह रोशन थी। उसके मुंह से खौफनाक आवाज निकली, हम इसे इस मंजिल तक पहुंचा देंगे हाजी साहब कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे आपके ताल्लुकात में दरार तो पड़ ही चुकी है। अब हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम दुश्मनी शुरू कर दें। मैंने खौनख्वार निगाहों से खरातून की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता अचानक मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, देख ले खरातून, हम इसका दिफा करेंगे। समझौता हो सकता है, लेकिन मामलात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि हमने सिर्फ एक बात पर समझौता कर लिया तो फिर बाकी बातों पर हमारी दुश्मनी कायम रहेगी। इसलिए कोई ऐसा हल तलाश कर जो कार आमद साबित हो सके, वरना मजबूरी है कि हम भी अपना दिफा करें। कोई हल नहीं है। अरे कोई हल हो तो आप ही बता दो हाजी साहब, ये तो एक के बाद एक वार किए जा रहा है। अरे तुम लोग देखो, इसने उसे दीवार में दे मारा है, कहीं एक और खून तो नहीं कर दिया इसने। खरातून ने पीछे खड़े लोगों को इशारा करके कहा, वो लकड़ी या सांप जो मैंने दीवार में दे मारा था, दीवार के नीचे अकड़ा हुआ पड़ा था। हालांकि हाल में तेज रोशनी थी, लेकिन मुझे उस सांप की मौजूदा कैफियत नहीं मालूम हो सकी। अलबत्ता लोगों ने उसे सांप ही की शक्ल में उठाया था और उसे उस दरवाजे की जानब ले गए, जिससे 2-3 बार गोरनी बरामद हुई। और इस जगह जहां वो गिरा था, मैंने जमीन पर खून के धब्बे देखे। देखा आपने हाजी साहब, देखा आपने? हाँ मैंने देखा। तुम्हारे इस आदमी ने उसके साथ बदतमीजी की थी और इसे बाहर निकल जाने के लिए कहा था, और इसने लकड़ी की हैसियत से उठाया था। वो नहीं जानता था कि तुम्हारा क्या इसरार है। उसने लकड़ी समझकर इसे उठाया, और जब वो लकड़ी सांप बन गई तो उसे उसने दीवार पर दे मारा। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम 2 दफा उस बच्ची को निशाना बना चुके हो। कान खोल कर सुन लो, बात तुम्हारे और इसके दरमियान है। अगर इस खानदान के किसी और फर्द को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचा तो फिर हमारे दरमियान जंग होगी। हालात तो इसी तरफ जा रहे हैं हाजी साहब कि हम आपस में लड़ पड़े और वो सारी पाबंदियां खत्म कर दें जो हम पर लगाई गई हैं। हाजी साहब, आपने ये पाबंदियां खुद खत्म की हैं। खरातून इससे पहले तो कभी इस कदर बेबाक नहीं था, और ना ही तेरी जुबान
कभी इतनी आगे बढ़ी। नतीजा जानता है इसका? चींटी भी पांव तले आ जाए हाजी साहब तो काट लेती है। हम क्या कर सकते हैं? तो फिर सोच ले खरातून, हमने अभी तक मफाहमत का अमल किया है, लेकिन अगर तूने कोई और गलत कदम उठाया तो मजबूरी होगी। जो होगा देखा जाएगा। आप इसे समझा लें हाजी साहब। बच्ची कहाँ है? हाजी साहब ने पूछा, लेकिन खरातून ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक ही हाल में घूर तारीकी फैल गई। लेकिन मैं इस सफ़ेद साए को देख सकता था जो एक तरफ खड़ा हुआ था। मैं इस इमारत को खुदवा कर फेंक दूंगा, नतीजा कुछ भी हो, मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो सफ़ेद साया भी निगाहों से उज्जल हो गया और मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि वहाँ अब कोई ज़ी-रूह मौजूद नहीं। मैंने एक बार फिर दानिया को आवाज़ दी, दानिया तू जहाँ भी है मुझे आवाज़ दे, लेकिन कोई सरसराहट, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैं कुछ लम्हे सोचता रहा और उसके बाद उन सीढ़ियों की जानब चल पड़ा जो ऊपर की तरफ जाती थी। दानिया के नाखून को भी कोई नुकसान पहुंचा तो ताया अबू की बातों की परवाह किए बगैर मैं इस इमारत को खुदवा कर फिंकवा दूंगा, फिर देखूंगा ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। मैं तेज कदमों से ऊपर पहुंचा और फिर तेजी से चलता हुआ वापस इमारत में आ गया। सबसे पहले मैंने मामा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और ये देखकर एक तरफ से मुझे सुकून हासिल हुआ कि दानिया अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही है। यही होना भी चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि इस पूरे वाक़े में दानिया पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। सबसे पहले मैंने उसे सूंघ कर देखा, उसके बदन में बदबू का निशान नहीं था। उस वक़्त जो कुछ हुआ था उसने बहुत सी सोचों के दरवाजे खोल दिए। काफ़ी हद तक मालूमात मुझे हासिल हो चुकी थी। इस पुरअसरार घर में जिन आबाद थे और उनके दो ग्रुप थे, जिनमें एक हाजी साहब का ग्रुप और दूसरा खरातून का। गोरनी का ताल्लुक खरातून ग्रुप से था और ताई जान यानी तहरा खानम अपने पुरअसरार अलूम के साथ खरातून ग्रुप में शामिल थी, जबकि गीती आरा बेगम हाजी साहब के ग्रुप में थी। उनके कोमा की कैफियत के बारे में मेरे दिल में शकूक व शुबहात थे। वो किसी खास अमल के ज़ैरे तहत कोमा की हालत में रही थी और उसकी वजूहात क्या थी ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। मैं इत्तफाक से यहाँ आ गया था और सफ़ीना को मुझसे दिलचस्पी हो गई, लेकिन वो बेचारी मेरे हाथों से मारी गई और ये सब कुछ भी गलतफहमी में ही हुआ था। फिर दूसरे दिन तकरीबन 12 बजे मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल मौसूल हुई। नंबर अजनबी था, लेकिन बहरहाल मैंने रिसीव किया तो एक आवाज़ आई, शुहाब साहब से मिलना चाहती हूँ। कौन है खातून आप? शुहाब, मैं हिमा खातून बोल रही हूँ, या फिर मेरा बदला हुआ नाम ताजूरे जहाँ है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और मेरे दिमाग में एक छनाका सा हुआ। कुछ लम्हों तक मेरे मुंह से आवाज़ ना निकली तो दूसरी तरफ से फिर आवाज़ सुनाई दी, हेलो। जी, तुम्हें मेरे फ़ोन पर ज़रूर हैरत हुई होगी, लेकिन तुम मुझसे फ़ौरन मिल लो। मैं तुम्हें इंतहाई अहम बातें बताना चाहती हूँ। ये बातें जानने के बाद तुम पर बहुत से अनोखे राज मुनकशिफ होंगे। प्लीज़ जितनी जल्दी मुमकिन हो आ जाओ, बल्कि मुझे पता बता दो कितनी देर में आ रहे हो। क्या आप इसी फ्लैट में हैं? नहीं, मेरा नया पता नोट कर लो, ताजूरे जहाँ ने कहा और उसके बाद मुझे एक पता बता दिया। एक अच्छे पोश इलाके का पता था। ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच रहा हूं। मैं इंतज़ार कर रही हूं, देर ना करना प्लीज़। ठीक है, मैं आ रहा हूं। फ़ोन बंद हो गया। फिर मैं कैसर खान के साथ मतलूबा जगह पहुंचा। मैं आता हूं, मैंने कैसर खान से कहा और गाड़ी से उतरकर मकान की जानब चल दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने बेल बजाई तो एक उम्र रसीदा औरत ने दरवाज़ा खोला। नौकरानी की औरत थी। बड़ी करख्त निगाहों से उसने मुझे देखा तो मैंने कहा, ताजूरे जहाँ हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। उसने मेरा जुमला पूरा नहीं होने दिया और मैं अंदर दाखिल हो गया। वो मुझे लेकर चल पड़ी। एक राहदारी से गुजरने के बाद उसने एक दरवाजे की जानब इशारा किया और मैं एक अजीब सी कैफियत महसूस करता हुआ आखिरकार दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने दरवाजे को अंदर धकेला और अंदर कदम रख दिया। कमरे का माहौल नीम तारीक था, लेकिन गालबन ये तेज धूप और रोशनी से आने के बाद ज्यादा तारीक लग रहा था। एक लम्हे तक मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने दरवाज़ा वापस बंद किया तो अचानक ही दरवाजे से लगी कोई चीज़ मेरे ऊपर आ रही और मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया।
मुझे साफ महसूस हुआ कि वो कोई इंसानी जिस्म है, लेकिन उसका अंदाज़ा हमला आवरों जैसा नहीं था, बल्कि यूं लगा था जैसे कोई खड़े खड़े मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। मैंने उसे हाथों से संभालने की कोशिश की और मेरे हाथों को एक अजीब सी चहचहाहट का एहसास हुआ। मैंने इस अजीबोगरीब वजूद को देखा जो मेरे ऊपर गिरा था, और एक लम्हे के अंदर मेरे पूरे रगो-वपे में सनसी दौड़ गई। ये ताजूर थी, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई थी और उससे उबलने वाला खून उसके और मेरे लिबास पर फैल गया। मेरे हलक से एक दहशतज़दा चीख सी निकली और मैं इधर उधर आंखें फाड़ फाड़ कर स्विच तलाश करने लगा। स्विच बोर्ड दरवाजे के पास ही था। मैंने दहशत के आलम में उसके सारे बटन दबा दिए और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। वो ताजूरे जहां ही थी, लेकिन उसकी गर्दन इंतहाई बेरहमी से काट दी गई, और शायद गर्दन कटे कुछ लम्हे ही गुजरे थे, क्योंकि खून की फवारें बाकायदा मेरे बदन को भिगो रही थी। अचानक ही बाहर राहदारी में कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। ये भारी जूतों की आवाज़ें थीं, और देखते ही देखते दरवाजे से पुलिस के कई अफराद अंदर घुस आए। मुझे चक्कर आ गया था, और अंदर आने वालों ने माहौल का जायजा लिया, और फिर उनमें से एक आवाज़ उभरी, वो इतला बिल्कुल ठीक थी, अरे पकड़ो इसको, देखो रिवाल्वर ना हो इसकी जेब में। गालबन वो इंस्पेक्टर था। 2-3 कांस्टेबल मुझ पर लपके और उन्होंने मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। बाकी मेरी जेबों की तलाशी लेने लगे। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। ताजूरे जहां की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी, और लगता था कि इमारत में उसके अलावा और कोई नहीं है। इस नाकाबिले यकीन वाक़ये ने मेरे हवास छीन लिए, और मैं बस एक तमाशाई की तरह ये सब कुछ देख रहा था। कुछ ही लम्हों के बाद मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। आला कत्ल तलाश करो, ये छुरा यहाँ पड़ा हुआ है साहब, एक और पुलिस वाले ने बताया। वही संभाल कर रख, हाथ मत डाल देना इस पर, कागज में पकड़ कर उठाओ। पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी। मुझसे अभी तक कोई सवाल नहीं किया गया था, अलबत्ता मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी और मैं हैरत से गंग था। उन लोगों ने मेरे लिबास से तमाम चीज़ें निकाल ली, जिनमें मेरा मोबाइल फ़ोन भी था। फिर उसके बाद एसआई ने कहा, चलो भाई खान गुल, एसएचओ और साहब को खबर दो, बता दो उन्हें कत्ल हो गया है, इसे बाहर निकालो। वो लोग मुझे घसीटते हुए दरवाजे से बाहर लाए और फिर राहदारी से गुजार कर मुझे सेहन की तरफ ले जाया गया। कैसर खान की गाड़ी यहाँ से कुछ फासले पर थी और वह मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद कैसर खान गेट से नजर आया। जाहिर है पुलिस गेट से ही अंदर आई होगी और कैसर खान को तअज्जुब हुआ होगा। फिर शायद उसने मुझे खून में डूबा हुआ और हथकड़ियाँ लगे हुए देख लिया। दूसरे लम्हे वो दरवाजे से दड़दड़ाता हुआ अंदर आ गया। 2-3 पुलिस वाले उसकी जानब लपके, ओए पकड़ो इसको, देखो वारदात करने आया है, पकड़ लो इसको। वो लोग कैसर खान की तरफ लपके तो कैसर खान उछलकर पीछे हट गया और उसके बाद उसने मेरी तरफ छलांग लगा दी। ओए पकड़ो, ओए बचाओ इसको। पुलिस वाले समझे कि कैसर खान मुझ पर हमला करने आ रहा है। कैसर खान ने चीख कर कहा, क्या बात है, क्या हो गया साहब, क्या हो गया, मेरे को बताओ। पुलिस वालों ने कैसर खान को दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़ लिया तो कैसर खान गुर्रा कर बोला, ओए देखो तुम कानून की वर्दी में हो, इसलिए मैं तुम्हारे को कुछ नहीं बोलता। मेरे को मेरे मालिक से बात करने दो, मैं तुमको आखिरी बार बोलता है, मेरी खोपड़ी मत घुमाओ। कैसर खान ने कुछ इस तरह कहा कि उन लोगों के अंदाज में थोड़ी झिझक पैदा हो गई। कैसर खान बोला, साहब आप ठीक हो? हाँ कैसर खान, मैं जिन खातून से मिलने आया था उन्हें कत्ल कर दिया गया है, ये खून इन्हीं का है, मैं जख्मी नहीं हूँ, मेरा खिलाफ साजिश हुई है, पहले मुझे बुलाया गया और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। साहब मेरे को बोलो मैं क्या करे, अभी बाहर रुको, देखो ये लोग क्या करते हैं। अगर ये लोग मुझे थाने ले जाएं तो तुम इनका पीछा करना और उसके बाद घर जाकर खबर करना। कैसर खान ने अपना बाजू पकड़े कांस्टेबलों को देखा और बोला, मेरे को छोड़ दो, ऐसे नहीं, तुम एक कातिल के साथी हो, पहले तुम्हें थाने ले जाया जाएगा, तुम्हारा बयान लिया जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि तुम्हें छोड़ा जा सकता है या नहीं। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तलाशी देना होगी, इसके लिए तुम्हें एक कातिल के साथी हो, कोई भी वारदात कर सकते हो, ले लो तलाशी। मैं तुम्हारे को बोला मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। कैसर खान की गुर्राहट उभरी। वाकई अगर ये पुलिस वालों की बजाय आम लोग होते तो कैसर खान उनसे भिड़ जाता। बहरहाल पुलिस की एक और गाड़ी आ गई।
कैसर खान को भी एक तरफ बिठा दिया गया। उस गाड़ी से SHO उतरा और SI से मालूमात हासिल करने लगा। फिर फोटोग्राफर वगैरह अंदर चले गए। SHO ने मुझे थाने ले जाने के लिए कहा। पुलिस वाले कैसर खान को भी पकड़कर बाहर लाए तो कैसर खान ने कहा, मेरा गाड़ी उधर खड़ा है, मेरे को मेरा गाड़ी में ले चलो। कौन सा गाड़ी है तुम्हारा? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। कैसर खान ने गाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। ये तुम्हारा गाड़ी है? मेरे मालिक का गाड़ी है। गाड़ी भी थाने आ जाएगी, तुम बेफिक्र रहो, चाबी दे दो। कैसर खान के लिबास से चाबी पहले ही निकाल ली गई थी। एक कांस्टेबल ने वो चाबी सामने की तो सब इंस्पेक्टर बोला, गाड़ी लेकर थाने आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मुझे और कैसर खान को थाने के लॉकअप में मुंतकिल कर दिया गया। मैं आज तक खौफजदा नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त जो आफताब मुझ पर पड़ी थी उसमें दिलेरी दिखाने से कुछ नहीं हो सकता था। मेरा लिबास खून में डूबा हुआ था और मुझे मकतूला के साथ गिरफ्तार किया गया था। खून आलूद खंजर भी मौजूद था। अभी तक होशो हवास साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जरा वक्त मिला तो मैंने मौजूदा हालात पर गौर किया और मेरे बदन में चींटियां रेंगने लगी। ये सूरत हाल ऐसी है कि मुझे कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर मुझे हवालात से निकाल कर SHO के कमरे में ले जाया गया। ये SHO का ऑफिस नहीं था। SHO ने मुझे गौर से देखा और फिर दो आदमियों को इशारा किया। उनके पास कैमरे थे, उन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई। फिर SHO ने कहा, वो गुस्ल खाना है, जाकर मुंह हाथ वगैरह धो लो। मैं खामोशी से गुस्ल खाने की जानब बढ़ गया। मुंह हाथ धोकर मैं बाहर आया तो SHO ने नरम लहजे में कहा, बैठो, चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया। वो लैंड क्रूजर तुम्हारी है? जी SHO साहब, मैं आपसे अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। हाँ बताओ। मेरा नाम शुहाब अहमद है। इससे पहले मैं बहरीन में रहता था अपने खानदान के साथ। अब मैं यहाँ मुंतकिल हो चुका हूँ। मुझे जिस आलम में गिरफ्तार किया गया है वो मेरे खिलाफ एक साजिश है, जिसकी तफसील आपको बाद में मालूम हो जाएगी। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इतना तावन ज़रूर करें कि मुझे ये लिबास वगैरह तब्दील करने में मदद दें। देखिए, हमें एक नामालूम फ़ोन मासूल हुआ जिसमें हमें इत्तला दी गई कि फ़लाँ बिल्डिंग के फ़लाँ फ्लैट में किसी के कत्ल होने के अमकानात हैं, फ़ौरन रेड किया जाए वरना एक बेगुनाह औरत कत्ल कर दी जाएगी। और जब हम वहां पहुंचे, मेरा मतलब है मेरा सब इंस्पेक्टर तो वहां कत्ल हो चुका था और तुम लाश के पास मौजूद थे। जी इंस्पेक्टर साहब, ज़ाहिर बात है इसके बाद मेरी गिरफ्तारी के सिवा कोई चारा नहीं था। ये एक गहरी साजिश है और मुझे इसमें मुलव्वस किया गया है। ये सब कुछ तो तफ्तीश के बाद मालूम हो जाएगा और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है या गलत। फिलहाल आप मेरे साथ एक ताआवन कीजिए। मेरे वकील हैं ज़ाहिर हुसैन साहब, उनका पता और टेलीफोन नंबर मैं आपको दिए देता हूँ। इसके अलावा मेरे एक दोस्त इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम नादर खान है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें इस वाक़े की इत्तला दे दें। मेरे खिलाफ आप जो भी कार्रवाई करें वो आपका कानूनी हक है, लेकिन अगर ताआवन आप करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इंस्पेक्टर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोला, आपके घर का कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है? बेशक है, लेकिन अभी मैं घर इत्तला नहीं देना चाहता। पहले आप इन दो अफराद को मेरे बारे में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, नंबर बताओ, मैं अभी फ़ोन कराए देता हूँ। इसके अलावा इंस्पेक्टर साहब, बल्कि रहने दीजिए, ये लोग आ जाएंगे तो मेरे दूसरे लिबास का भी बंदोबस्त हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम अपने घर का नंबर बता दो, तुम्हारे कपड़े वगैरह मंगवा लूँ। तुम्हें लॉकअप में भी रहना पड़ेगा, एक लंबा अरसा तुम्हें यहाँ गुजारना है। जो कुछ भी होगा, अभी आप मेरे घर का पता ना लें, इन दो अफराद को इत्तला दे दें तो आपका मेहरबानी होगा। ठीक है, और कोई ख़ास बात नहीं, बस आप ये इत्तला दे दें। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, इंस्पेक्टर ने कहा और मुझे वापस लॉकअप में मुंतकिल कर दिया गया। लॉकअप में कैसर खान किसी भूखे चीते की तरह टहल रहा था। उसने मुझे गौर से देखा और जब संतरियों ने बाहर ताला लगा दिया तो वो बोला, साहब कोई बदतमीजी तो नहीं किया इन लोगों ने? नहीं कैसर खान अच्छे हैं, मेरे साथ बड़ी मेहरबानी की है उन्होंने। शुक्र खुदाया साहब, अगर वो आप पर कोई तशद्दुद करते तो खुदा का कसम कैसर खान पर जिंदगी हराम हो जाता। कैसर खान मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। हालात बेशक ऐसे थे कि मुझे कातिल ही समझ सकती हैं, लेकिन मेरे खिलाफ ये साजिश की गई है। अलबत्ता मैंने एक फैसला किया है,
अभी तक मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन एक कत्ल मुझे ज़रूर करना है। कैसर खान ने चौंक कर मुझे देखा, मगर मैंने उससे आगे कोई बात नहीं की। एक बात मैं आपको बोलूं साहब, हम पठान लोग बहुत वफादार होता है। जिसका नमक खा लिया, आप समझ लो जिंदगी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। आप जिसका कत्ल करना चाहते हो साहब, मेरे को बताना। मैंने आपको कभी कोई कसम नहीं दिया, लेकिन मैं आपको आपकी माँ का कसम देता हूँ। जिसका कत्ल करना है मेरे को बताना, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैंने आपको बोल दिया है। शुक्रिया कैसर खान, मैंने मुतासर होकर कहा। कैसर खान के जज्बों का मैं पहले भी दिल से कायल था, और अब मजीद वो मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत इख्तियार कर गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर मुझे लाकअप से निकाला गया, और इस बार मुझे SHO के कमरे में ले जाया गया, जहां नादर खान भी मौजूद था और ज़ाहिर हुसैन भी। दोनों बेताबी से खड़े हो गए। नादर खान मेरे करीब पहुंचा और बोला, तुम जख्मी हो शहाब? नहीं, ये उस मकतूला का खून है जिसे मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि मुझे साजिश के तहत वहां बुलाया गया था। थोड़ी सी तफसील बताओ शहाब, ज़ाहिर हुसैन ने कहा। SHO ने किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। ज़ाहिर हुसैन और नादर खान यकीनन उसके शनासा थे। मैंने मुख्तलिफ अल्फाज में उन दोनों को तफसील बता दी, और ज़ाहिर हुसैन किसी सोच में डूब गए। नादर खान ने अफसोस भरे अंदाज में मुझे देखा और फिर बोला, मैंने कहा था शहाब, बहुत ज़्यादा मोहतात रहो, तुम पर कातलाना हमला भी हो चुका है, और मैंने तुमसे दरख्वास्त की थी कि मुझे तमाम सूरत हाल से आगाह रखा करो। अगर तुम वहाँ जाने से पहले मुझे इत्तला दे देते कि इस तरह ताजूर जहां ने तुम्हें बुलाया है, तो मैं तुम्हें कोई सही मशवरा देता। मैंने खज्जल निगाहों से नादर खान को देखा और कहा, हाँ, मैं हद से आगे बढ़ गया था नादर खान, मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है। ज़ाहिर हुसैन इस दौरान SHO से बातें करते रहे। SHO ने पूरी तफसील बता दी, और गालबन कुछ और बातें भी हुई, जिसके नतीजे में SHO ने कहा, आप वकील हैं ज़ाहिर साहब, हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, जमानत कैसे हो सकती है आप खुद सोचिए। लेकिन आप एक बात का इत्मीनान रखिएगा, परसों मैं इनका चालान अदालत में पेश कर दूंगा। इसका इंतज़ाम मैं पहले ही किए देता हूँ, आप तैयार रहिएगा। अगर अदालत से इनकी जमानत हो सके तो मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा, बल्कि आपसे ताआवुन करूंगा। ज़ाहिर हुसैन ने होंठ भींचकर गर्दन हिलाई थी। फिर उन्होंने कहा, वैसे कैसर खान को लाकअप में रखने का कोई जवाब नहीं है, मैं उसे रहाई दे सकता हूँ, उसका बयान ले लो, SHO ने कहा। फिर उन्होंने कैसर खान को बुलवाया और कहा कि तुम जा सकते हो। किधर? कैसर खान ने गुर्रा कर कहा, कैसर खान, तुम्हारी जमानत हो जाएगी, लेकिन शहाब को अभी लाकअप में रहना पड़ेगा। लानत भेजता है साहब, जमानत शमानत पर मैं अपने साहब के पास रहेगा। नहीं कैसर खान, तुम्हें जाना होगा, तुम चले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, घर में किसी को एक लफ्ज़ भी मालूम ना होने पाए। वो लोग तुमसे पूछें कि मैं कहाँ हूँ, तो तुम उन्हें यही बताओगे कि मैं किसी काम से एक जगह रुक गया हूँ, और मैंने तुमसे कहा है कि तुम वापस जाओ। मैं जो कह रहा हूँ वो करो कैसर खान। कैसर खान मुझे देखता रहा और फिर उसने गर्दन झुका दी। नादर खान ने SHO से कहा, मैं इनके लिए दूसरा लिबास पहुंचाए देता हूं, वैसे भी ये लिबास आपको अपनी तहवील में रखना होगा। शुक्रिया नादर खान, आप खुद जानते हैं, वैसे आप बेफिक्र रहें, इन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, SHO ने कहा। अब उसका अंदाज बदल गया था। नादर खान ने मेरे लिए बहुत से इंतजामात किए। ज़ाहिर हुसैन भी काफ़ी देर तक यहाँ रुके। उसके बाद जब मुझे लाकअप में भेज दिया गया तो वो लाकअप में भी दरवाजे के पास आए और उन्होंने कहा, थोड़ी सी गलती हो गई शहाब, हम जिन हालात से गुजर रहे थे उसमें तो हमारा एक एक कदम मोहतात होना चाहिए था, लेकिन तुम ज़रा जल्दबाजी कर गए। खैर, भरपूर कोशिश की जाएगी कि तुम्हें जल्द से जल्द ज़मानत पर रिहा करा लिया जाए, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हौसला मत हारना, तुम्हारी जंग चल रही है और मुझे ये जंग जीतनी है ज़ाहिर हुसैन साहब। हाँ, अब ऐसा कोई गलत कदम ना उठाना जो तुम्हें मजीद कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं SHO के ऑफिस जाकर कैसर खान को ले जाने के लिए कागजात की खाना पूरी किए देता हूँ। कैसर खान थोड़ी देर के बाद लाकअप के दरवाजे पर आया। उसकी आंखें डुबडुबाई हुई थीं। उसने कहा, साहब आप हौसला मत हारना, मैं मुर्शिद के पास जाकर उनसे बात करूंगा आपके लिए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने गर्दन हिला दी।
नादर खान ने मुझे लिबास वगैरह भिजवा दिया और यहाँ लोगों का रवैया मेरे साथ यकदम तब्दील हो गया था। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इस बार एक कारी वार किया गया था। देखना यह था कि अब कौन किस तरह मेरी मदद करता है। सूरज डूब गया, रात हो गई। लाकअप में मुझे एक गद्दा, एक खेस और तकिया भिजवा दिया गया। यहाँ आने वालों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी। ये बात मुझे संतरी ने बताई। उसने कहा था, साहब ये सामान ले लो, आपका खाना आ रहा है, आराम से बिस्तर बिछाकर लेट जाओ। हमें इधर काम करते हुए 6 साल हो गए, आज तक कभी किसी के लिए इतना आराम नहीं मुहैया किया गया। आप किस्मत वाले हो साहब। मैंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बिस्तर बिछा लिया, लेकिन नींद का आंखों में नामो निशान नहीं था। मैं दीवार से टेक लगाई बैठा सलाखों से बाहर घूर रहा था। न जाने कैसे कैसे ख्यालात दिल में आ रहे थे। अचानक ही मुझे लाकअप के बाहर एक धुंधला सा साया नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा होता चला गया। और जब वो सलाखों के करीब पहुंचा तो मैं हैरत से उछल कर खड़ा हो गया। वो सफियोना या बदले हुए रूप वाली सुनेरा थी, जो इस वक्त भी कोई खूबसूरत लग रही थी। उसने दोनों हाथों से सलाखें पकड़ी और फिर उसके मुंह से शी शी की आवाज़ निकली। मैं अपनी जगह से उठा और उसके करीब पहुंच गया। सफियोना तुम? सफियोना नहीं, सीधा, वो नगमाबार आवाज़ में बोली। और अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा गोरनी कहूँ तो क्या गलत होगा? मैंने कहा, तुम्हारा जो दिल चाहे कह लेना। ये बताओ चलना है बाहर? वो बोली, क्या मतलब? आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर निकल आओ। किसी के फरिश्ते भी तुम्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। ये पुलिस वाले तुम्हारे करीब से गुजर जाएंगे, लेकिन सोच भी नहीं सकेंगे कि ये तुम हो। वो कैसे? मैंने कहा, तजर्बा कर लो, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर निकल आओ। कहाँ ले जाओगी तुम मुझे सफियोना? अपनी नगरी में, अपने घर, जहाँ तुम शहजादों की तरह ज़िंदगी बसर करोगे। तुम्हें मेरा घर तो याद होगा। तुम वहाँ अरशाम के दामाद की हैसियत से रहोगे। सारे शहर की पुलिस को बुला लेना, कोई तुम्हारी तरफ शक की निगाह से भी नहीं देख सकेगा। जो कह रही हूँ वही होगा। इसमें तब्दीली हो तो जो सज़ा चाहो दे लेना। गोरनी, मेरी बात सुनो। मुझे गोरनी मत कहो। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिसे मंजर आम पर लाना ज़रूरी होता है। मैं धोखा देकर तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह मुझे मेरा मकसद हासिल नहीं होता। सफियोना की लाश आज भी ताबूत में महफूज है। जब तुम मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर लोगे और हमारे तरीक़ों के मुताबिक मुझसे शादी कर लोगे, तो सफियोना उठ खड़ी होगी और मुझे उसके वजूद में सुकून मिल जाएगा। मैं तुम्हें कभी मजबूर ना करती। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की ज़िंदगी दरकार है, वो तुम मुझे दे दो। फिर देखना तुम्हें क्या ज़िंदगियां मिल जाती हैं। और अगर मैं इससे इनकार कर दूं तो यकीन करो तुम्हें फांसी के फंदे तक जाना होगा। तुम अपनी माँ और अपने बहन भाई के दिल पर ऐसा दाग छोड़ जाओगे कि वो जी सकेंगे ना मर सकेंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अपनी बेटी के गम का शिकार रहती हूँ। गोरनी ने मुझे खामोश देखा और फिर कहा, बोलो, आते हो? ताला तो खोलो, मैंने कहा। वो एकदम खुश हो गई और फिर बोली, ताला खोलने की ज़रूरत नहीं, लो मेरा हाथ पकड़ो, ये सलाखें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेंगी। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ सलाखों के अंदर डाल दिए। मैं अपने मंसूबे के तहत आगे बढ़ा और अचानक ही मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से उसे अपनी जानब खींचा। मैंने इतनी ताकत से उसे अंदर खींचा था कि उसका जिस्म और सर बुरी तरह सलाखों से टकराया, लेकिन जो रद्दे अमल हुआ उसकी मुझे तवक्का नहीं थी। अचानक ही उसका सलाखों से टकराने वाला सर पीछे की जानिब मुड़ा और फिर खोपड़ी उसके जिस्म से अलग होकर कोई 4 फुट के फासले पर जा गिरी। उसके बेगर्दन का जिस्म सलाखों से लगा हुआ था। उसके हाथ मेरे हाथों में थे। मैंने पूरी कुव्वत से उन्हें पीछे की जानिब धकेला। उसका जिस्म खासी दूर जाकर गिरा। मुझे अपने इस अमल से खुशी हुई। गोरनी को नुकसान पहुंचाकर मुझे यूं लगता था जैसे मैं ताई जान से इंतकाम ले रहा हूं। वो कुछ लम्हे तक बेहसो हरकत पड़ी रही। उसके बाद उसने करवट बदली और थोड़ा सा खिसक कर उसने अपनी खोपड़ी अपने हाथों में ले ली और उठकर बैठ गई। फिर उसने खोपड़ी को अपने धर पर जमाया और दुरुस्त करने लगी। जब उसका रुख बिल्कुल सामने की सिमत हो गया तो उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। आंखें सुर्ख हो रही थी और उसके दांत खौफनाक अंदाज में खींचे हुए थे।
देखते ही देखते उसकी शक्ल में तब्दीली रूनुमा हुई और वो मेरे सामने मकरूह शक्ल वाली गोरनी आ गई। उसने दांत पीसते हुए मुझे देखा, नफरत भरे अंदाज में सर हिलाया, उसके बाद वापसी के लिए मुड़ गई। चंद लम्हों के बाद वो निगाहों से उजल हो गई। मेरे जहन में था कि शायद पहरा देने वाले संतरियों में से किसी को यहाँ होने वाली इस धमाका चौकड़ी का इल्म हो गया होगा और कोई आने ही वाला होगा, लेकिन माहौल बिल्कुल सुनसान रहा। मैं वापस जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और फिर मेरे ख्यालात की रौ चल पड़ी। शुक्र था कि मैं जज्बाती नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस वक्त गोरनी की पेशकश कबूल कर लेता तो यकीनन पूरी तरह उसके जाल में फंस जाता। पुलिस मुझे एक मफरूर कातिल करार देती और गोरनी सिर्फ इस शर्त पर मुझे पुलिस से बचाती कि मैं उससे शादी कर लूँ। खुदा की पनाह, कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसके पीछे पता नहीं गोरनी का दिमाग चल रहा था या फिर ताई जान की अकल कार फरमा थी, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो संसी खेज बेशक था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। दूसरे दिन 8 बजे 2 संतरियों ने लाकअप का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं संतरियों के साथ SHO के कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में मुझे नादर खान के अलावा ताया अब्बू भी नजर आए, जो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे थे। क्या मामा और दानिया वगैरह को भी इन वाक़यात की खबर हो गई? हाँ शुहाब, लेकिन उसके साथ ही मैंने उन्हें मुतमिन कर दिया है। बात असल में ये है कि हमें वक़्त और हालात से भरपूर जंग करनी है। हर चीज़ को हिम्मत के साथ फेस करना होगा। मैंने आंटी को पूरी तरह मुतमिन कर दिया है और उनसे वादा भी किया है कि तुम्हारा बाल बीका नहीं होने दूंगा। पहले तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी वर्दी की कुर्बानी देने का फैसला किया था। मेरी इस बात को मजाक मत समझना। अब मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अकीदत भरी निगाहों से नादर खान को देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। ताया अब्बू कहने लगे, रास्ते में मेरी नादर खान साहब से बात हुई। मैंने उनसे ये बात कह दी थी कि ताहरा खानम वो नागन हैं जो डसते हुए अपनों और गैरों का कोई ख्याल नहीं करती। ताया अब्बू मुझे इस हाल में देखकर रोने लगे, तो मैंने भी उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ताया अब्बू आप बेफिक्र रहें। नादर खान इस देश में हमारे लिए अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन आपको मामा और दानिया को संभालना है। अगर उन दोनों को कोई तकलीफ पहुंची तो ताया अब्बू मेरे आसाब मेरा साथ छोड़ जाएंगे। नहीं शहाब बेटे, ऐसा नहीं होगा, तुम इत्मीनान रखो। अच्छा शहाब, इससे पहले कि SHO साहब आ जाएं, तुम मुझे बताओ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बस मुझे ताजूर जहां का फ़ोन मसूल हुआ था। उन्होंने कहा और मैं उनसे फ़ौरन मिलूं, और मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने मुझे अपने घर का पता बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो एक बदशक्ल सी मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर पहुंचा। मुलाजमा ने मुझे जिस कमरे के अंदर जाने के लिए कहा था और मैं उस में दाखिल हुआ तो अचानक ही ताजूर की लाश मेरे ऊपर आन गिरी। शायद उसे किसी तरह दरवाजे से टिका कर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन उसे चंद ही लम्हे कबल कत्ल किया गया था। ये एक मुस्लिम अमर है, क्योंकि इसके जख्म से खून की फवारें जारी थी। इस बहते खून ने मेरा लिबास और चेहरा भिगो दिया। मुलाजमा नादर खान के हलक से एक खौफनाक सी गुर्राहट निकली और मैं और ताया अबू चौंक कर उसे देखने लगे। उसका हुलिया दोहराओगे? नादर खान ने कहा, और मैंने पूरी तरह मुलाजमा का हुलिया दोहरा दिया। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पर ताजूर जहां की तरफ से जो कॉल की गई थी उसका वक़्त बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं, मोबाइल कहाँ है? इसी SI ने ले लिया था। ठीक है, मोबाइल से वो कॉल ट्रेस हो जाएगी, ये काम मैं कर लूँगा। जी ताया अबू, क्या हुक्म है आपका? मैं समझा नहीं। नादर खान, जैसा तुम पसंद करो। आप चाहें तो मेरे साथ यहाँ बैठें, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ, या आप फरमाएं तो मैं आपके लिए एक टैक्सी मंगवा दूँ। क्यों आप लोग कैसर खान के साथ नहीं आए? मैंने सवाल किया। वो इस वक्त जख्मी शेर बना हुआ है, मैं उसे जानबूझकर साथ नहीं लाया। अगर मैं कुछ नाम उसके सामने ले दूं तो यकीन करो एक नया केस बन जाए। अब आप उसे काबू में रखें नादर खान साहब, और ताया अबू आप भी। हाँ, वो बड़ा वफादार इंसान है। वैसे शहाब बेटे,
افشا اور دانیہ کی طرف سے بے فکر رہو، میں انہیں سنبھالے رکھوں گا اور انہیں یہاں نہیں لاؤں گا۔ پھر طائع ابو نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکل سے بچائے۔ اور کیا کہوں بیٹا، یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ ایس ایچ او ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نادر خان نے کرائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے شہاب، ہمت کے ساتھ یہ تھوڑا سا وقت گزار لو، انشاءاللہ تعالی میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے واپس لاک اپ میں پہنچا دیا گیا اور دن گزر گیا۔ تیسرے دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا اور جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سارا خاندان ہی امڑ آیا تھا۔ جہاں آرا بیگم، پھوپھا جمال الدین، نگہت آنٹی اور سمن آرا بیگم، دادا ابو اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آئے تھے، ہیرا سلطانہ، طائع ابو، ماما دانیہ، سرفراز بھائی، نگہت آرا بیگم اور سمن آرا بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بے دستور شرمندگی کا شکار تھا۔ سائرہ یا طاہرہ خانم موجود نہیں تھی۔ جج صاحب کمرے میں آ کر بیٹھے تو ظاہر حسین اور نادر خان بھی آ گئے اور اس کے بعد میرے کیس کا آغاز ہوا۔ ظاہر حسین صاحب نے کہا، جانے والا، ہمارا بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں گندے علوم کے حامل افراد اپنے ناپاک علم سے انسانوں کو نقصان پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں پتہ نہیں کیوں کوئی ایسا مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے ان عناصر کی سرکوبی ہو سکے۔ میرے موکل شہاب احمد بہت عرصے سے اپنی جائیداد کی وجہ سے ان گندے علوم کا شکار ہیں۔ انہی کے خاندان کے کچھ سرکردہ افراد گندے علوم کا سہارا لے کر انہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ یہی نہیں، وہ ان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ اس بار بھی شہاب صاحب کے خلاف ایسی ہی سازش ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون تاجور جہاں نے ان کے والد امتیاز خان کی بیوہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کا وہ دعویٰ باطل قرار پایا، کیونکہ انہوں نے جس نام اور جس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا وہ تھی ہی نہیں، اور ان کے بارے میں تمام ثبوت مل گئے تھے کہ وہ ایک سٹیج آرٹسٹ ہیں۔ یہ وہی خاتون ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے۔ انہیں جج صاحب کی ہدایت پر گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر ان کی فوری ضمانت ہو گئی۔ یہ باقاعدہ سازش چل رہی تھی۔ اسی سازش کے تحت تاجور جہاں بیگم نے موبائل پر شہاب صاحب کو کال کی اور ان سے کہا کہ وہ ایک ضروری بات انہیں بتانا چاہتی ہیں، اور جب شہاب صاحب ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو فوراً ہی تاجور بیگم کے گلے پر چھری پھیر کر انہیں ہلاک کر دیا گیا اور الزام شہاب صاحب پر آ گیا۔ وکیل صفائی نے کھڑے ہو کر کہا، مقتول تاجور جہاں اس وقت ہلاک ہوئی جب شہاب وہاں داخل ہوئے تھے اور شہاب کو پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ وکیل موصوف نے بالکل ٹھیک کہا، ایسا ہی ہوا، لیکن چند شواہد ایسے ہیں جو قابل غور ہیں۔ مثلاً شہاب نے تاجور جہاں کی گردن پر چھری پھیری، فوراً ہی پولیس پیچھے سے پہنچ گئی۔ یہاں کمرہ عدالت میں ایس ایچ او صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ انہیں اس قتل کی اطلاع کس نے دی۔ ایس ایچ او نے بیان دیا کہ ایک گمنام کال انہیں موصول ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ فلاں عمارت کے فلیٹ نمبر فلاں میں ایک خاتون کا قتل کر دیا گیا ہے، قاتل ابھی وہیں موجود ہے۔ پولیس فوراً وہاں پہنچے۔ ایس ایچ او صاحب کو جس وقت تک اطلاع دی گئی اس وقت تک قتل نہیں ہوا تھا۔ ظاہر حسین نے آگے کی کارروائی جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، یہ سارا ہی منصوبہ بندی تھی جناب کہ جیسے ہی ایس ایچ او صاحب وہاں پہنچے تاجور جہاں کا قتل کر دیا جائے، ورنہ آپ خود سوچئے کہ ایس ایچ او صاحب کو تھانے سے وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت بھی درج ہے اور ایس ایچ او صاحب کو جب فون پر موصول ہوا وہ وقت بھی ایس ایچ او صاحب کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ جج صاحب نے اس پر نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، کیس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ میں موبائل کمپنی کے جدید ترین سسٹم پر وہ کال بھی پیش کرتا ہوں جو شہاب صاحب کو کی گئی۔ ظاہر حسین نے نادر خان کی تمام تر کارروائی کو سامنے لاتے ہوئے کہا، اس جدید ترین سسٹم پر اس کال کا ریکارڈ موجود تھا جو عدالت نے سنا۔ جج صاحب اس کیس میں پوری دلچسپی لے رہے تھے اور آخر میں اس قاتل کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر حسین کے بیان نے شدید سنسنی پھیلا دی۔ عدالت میں جتنے افراد موجود تھے ان سب کے چہرے تصویر حیرت بن گئے۔
यहाँ तक कि मैं भी शदीद तजस्सुस का शिकार हो गया। ज़ाहिर हुसैन इतने एतमाद के साथ असल कातिल की बात क्यों कर रहे थे? फिर पुलिस के जवान जिसे लेकर कमरे में दाखिल हुए, ये वही मुलाजमा थी जिसने मेरे पहुंचने पर ताजूर जहां की रिहाइशगाह का दरवाज़ा खोला था। इस वक्त वो बुरी तरह सहमी हुई थी। ज़ाहिर हुसैन ने अदालत को मुखातब करके कहा, जनाबे वाला ये असल कातला है, आपके सामने ये अपने जुर्म का एतराफ़ करेगी। कमरा अदालत में बहुत सी आवाज़ें उभरी थी। जज साहब ने औरत को कटहरे में आने के लिए कहा और वो लड़ते कदमों से आगे बढ़कर कटहरे अदालत में पहुंच गई। उससे हलफ लिया गया और उसके बाद ज़ाहिर हुसैन ने पूछा, अपना नाम बताओ। नईमा है सरकार, नईमा बेगम। क्या आपने पुलिस की तहवील में ताजूर जहां के कत्ल का एतराफ़ किया है? हाँ जी, अल्लाह को जान देनी है, उसका कत्ल हमने ही किया है। एक तेज छुरी से हमने उसकी गर्दन काटी। ज़ाहिर हुसैन ने इशारा किया और एक पुलिस कांस्टेबल ने वो छुरी उनके सामने पेश की तो उसने मुलाजमा से पूछा, हाँ नईमा, तो इस छुरी से आपने ताजूर जहां की गर्दन काटी थी? हाँ जी, यही थी। हजूरे वाला, इस औरत के हाथों के निशानात के प्रिंट और आले कत्ल पर पाए जाने वाले निशानात के प्रिंट एक्सपर्ट्स के पास से मौसूल हुए हैं और ये पेशे खिदमत हैं। ज़ाहिर हुसैन ने प्रिंट्स की रिपोर्ट जज साहब के सामने रखते हुए कहा और जज साहब उसका मुआयना करने के बाद बोले, नईमा बेगम, ये कत्ल आपने क्यों किया? सरकार, हम नहीं बता सकते, हम बिल्कुल नहीं बता सकते। नईमा बेगम, ताजूर जहां के यहाँ आप कितना अरसा से मुलाजम हैं? 5 दिन हुए थे सरकार। 5 दिन पहले हम उनके पास गए थे। जनाबे वाला, इतने ही वक्त पहले ताजूर जहां बेगम को SHO साहब की तहवील से निकाल लिया गया था। खैर, तो ये मुलाजमत आपने किस तरह हासिल की नईमा बेगम? ज़ाहिर हुसैन ने सवाल किया। किसी ने हमें वहाँ भेजा था सरकार। किसने? हम इसका जवाब नहीं दे सकते, आपको जवाब देना होगा नईमा बेगम। आपने एक कत्ल किया है। फांसी दे दो सरकार, हमें फांसी दे दो, पर हम उसका नाम नहीं ले सकते जिसने हमें यह काम करने के लिए मजबूर किया था। क्यों? बहुत बड़ी सरकार हैं। अरे हम क्या, हमारी औकात क्या? हमें एक बहुत बड़ी सरकार ने भेजा था। हजूर, हमारा बच्चा उसके कब्जे में है, वो उसे मार देगी सरकार, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने हमसे साफ साफ कह दिया था, बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार। औरत ज़ारो कतार रोने लगी, ये छुरी तुम्हें किसने दी थी? वहीं से मिली थी सरकार। अरे माफ़ कर दो, हमें मजबूर मत करो, हमें ज़ुबान खोलने पर सरकार हमें मजबूर मत करो। अरे वो बहुत बड़ी सरकार है। कौन है वो? ज़ाहिर हुसैन की गुर्राहट उभरी तो औरत नढाल हो गई और फिर अचानक ही उसके सारे बाल इस तरह खुलकर बिखर गए कि वो एक चुड़ैल लगने लगी। उसने अपने बालों को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन बाल अचानक फैले थे और उसके साथ ही उसके बदन में शदीद कपकपी दौड़ गई। तमाम लोग हैरत से मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। कुछ लोग तो अपनी सीटों से भी उठ खड़े हुए। औरत का बदन इस तरह फड़क रहा था जैसे उसे बिजली के झटके दिए जा रहे हों। चंद ही लम्हों में उसकी जुबान पर बाहर निकल आई और आंखें फट गईं। फिर अचानक ही उसके मुंह से खून की फवार निकली और कटहरा अदालत में गिर गई। हर तरफ शोर मच गया। जज साहब बेइख्तियार कुर्सी से उठ खड़े हुए, वो उसे बेगौर देख रहे थे। फिर उनकी आवाज उभरी, ये क्या हुआ? उनके इशारे पर SHO नादर खान और पुलिस के चंद अफराद औरत के करीब पहुंच गए। उसे उठाकर कटहरे से बाहर लाया गया और जमीन पर लिटा दिया गया। फिर SHO ने कहा, ये मर चुकी है जनाबे वाला। एक हंगामा सा हो गया। जज साहब खुद परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने किसी खास जज्बे के तहत मुकदमे का सिलसिला मुंतके नहीं किया और औरत को कमरा अदालत से बाहर ले जाने का इशारा किया। नईमा की लाश को उठाया गया और पुलिस वाले उसे बाहर ले गए। जज साहब कुछ लम्हे अपनी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने मदहम लहजे में कहा, मुकदमा जारी रखा जाए। ज़ाहिर हुसैन ने गर्दन खम की और बोले, हजूरे वाला, मुल्सम शहाब बिल्कुल बेगुनाह हैं। ये लोग अपनी बदनसीबी का शिकार हुए हैं। बैरून मुल्क से आए थे, बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं। जायदाद के लिए चकलशें शुरू हो गई और ये मुस्तकिल उसी का शिकार हैं। हजूरे वाला ने खुद अपनी निगाहों से देख लिया कि कुछ पुरइसरार कुव्वतें किस तरह इनके खिलाफ कमर बस्ता हैं। इन्हीं कुव्वतों में से एक ने नईमा नामी औरत को ताजूर जहां के घर मुलाजम रखवाया। फिर शहाब को, जैसा कि मैंने टेलीफोन की रिपोर्ट पेश की,
فون کر کے تاجور جہاں کی رہائش گاہ پر بلایا گیا اور عین اس وقت جب شہاب وہاں پہنچنے والے تھے ملازمہ نے اس کی گردن پر چھری پھیری اور پھر اس کی لاش کو کس طرح دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے باہر نکل آئی۔ دروازہ کھولا اور شہاب کو اس کمرے تک پہنچایا۔ جب شہاب نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو لاش اس کے اوپر گر پڑی۔ چونکا اسے ذبح ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، اس لیے خون کی فواروں نے شہاب کو بھی بھگو دیا اور پھر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ لیکن یہ منصوبہ بندی بے حد کچی تھی۔ تفتیش کی گئی تو صورتحال سامنے آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب اس پر اسرار ہستی کا نام منزل عام پر آنے والا تھا تو عورت کو ان پر اسرار قوتوں نے قتل کر دیا۔